देखिए, इस वीडियो में हम क्रॉप कंसंट्रेशन की बात करते हैं और ये आपकी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की पार्ट 2 है, ठीक है? इसमें कितना कवर हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ये आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पार्ट 2 है जिसमें हम क्रॉप कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए, पेन की निब के हिसाब से चलेगा। क्रॉप कंसंट्रेशन मीन्स शस्य सांद्रण, ठीक है? सांद्रण से अभिप्राय किसी तत्व के उस संकेंद्रण से है जिसके कारण उसे भली-भांति पहचाना जाता है, ठीक है? थोड़ा टफ लग रहा होगा हिंदी में, इंग्लिश में इसको ऐसे करेंगे, द कंसंट्रेशन इज एसोसिएटेड विद द कंसंट्रेशन एसोसिएटेड विद द संकेंद्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा। संकेंद्रण मीन्स एक तरह से होता है किसी भी चीज़ का ना एक मतलब सेंटर पॉइंट एक तरीके से, ठीक है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, संकेंद्र चारों तरफ की बातों को निचोड़ करके एक पॉइंट पे लिखना एकदम बीचों बीच, उसे हम संकेंद्रण कह देते हैं, ठीक है? तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से प्रॉपर एरिया का ऑब्जर्वेशन करने का हम सेंटर पॉइंट पर जब आते हैं तो उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। क्रॉप कंसंट्रेशन क्या होता है? इसको ज्ञात करने के लिए विभिन्न फसलों के क्षेत्रों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है, जिससे उसके प्रादेशिक जमाव को आसानी से पहचान लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी क्रॉप का कंसंट्रेशन जानना है, तो आप क्या करेंगे कि विभिन्न फसलों के क्षेत्रों को पहले एक दूसरे पर अध्यारोपित करेंगे। क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और क्षेत्र डी, आपने 4 क्षेत्र ले लिए। चारों क्षेत्रों में अलग-अलग फसलें हैं, उनको एक दूसरे को आप ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, उन फसलों में से प्रादेशिक जमाव, रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा किस फसल का है, ठीक है? सबसे ज़्यादा डी में ऐसा तो नहीं है पूरी-पूरी एक ही फसल उगाई जाएगी। इसको देखिए ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे आपके सामने ये 4 फिगर है, ठीक है? ए, बी, सी और डी, ये फिगर इन द सेंस 4 आपके पास लैंड पार्ट हैं। ए में आपने A1 कोई क्रॉप उगा रखी है, A2 कोई अलग क्रॉप है, A3 कोई अलग क्रॉप है। बी वाले में B1 कोई अलग क्रॉप है, B2 अलग क्रॉप है, B3 क्रॉप है। सी वाले में पता चला कि A1 और C1 सेम है, A2 और C2 सेम है और A3 और C3 सेम है। डी वाले में आपने देखा कि A1 और D1 सेम है, A2 और D2 सेम है और A3 और D3 सेम नहीं है, कुछ और फसल है, ठीक है? अब आप मान चलो इनको ओवरलैप करते हो। ए के ऊपर आपने बी रखा, बी के ऊपर आपने सी रखा और सी के ऊपर आपने डी रखा, ठीक है? ऐसे कर करके आपने ओवरलैप किया। ओवरलैप करने पर आपने क्या पता किया कि A1 क्रॉप का कितना परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, A2 का परसेंटेज कितना ज़्यादा है। पता चला A1 क्रॉप जो है वो किसी दूसरे नाम से उगाई जाती है, सेम है वही क्रॉप लेकिन दूसरे नाम से उगाई जाती है सी वाले पैनल में, ठीक है? डी क्रॉप में D1 क्रॉप और A1 क्रॉप सेम है, लेकिन उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है बस। तो आपने क्या पता लगाया कि हाँ, A1 क्रॉप का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है? सभी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने पर जिस क्रॉप का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कंसंट्रेशन, ठीक है? यही आपको डेफिनेशन में कहा जा रहा है। कोई डाउट? अब हम आगे चलते हैं। शस्य सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच का उपयोग किया जाता है, ठीक है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, किस किसने क्या क्या दिए हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आइए फ्लोरेंस का, ठीक है? फ्लोरेंस ने 1948 में दिया था, ये ईयर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्रॉप कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए लोकेशन कोशिएंट या लोकेशन कोफिशिएंट का उपयोग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरेंस ने कौन सी मेथड यूज की थी क्रॉप कंसंट्रेशन के लिए? लोकेशन कोशिएंट। ये ऑप्शन में ना मिले तो लोकेशन कोफिशिएंट मिलेगा आपको, ठीक है? और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला कितना आसान है, EC अपॉन EN डिवाइड बाई TC अपॉन TN। और EC अपॉन EN तो सेम ही रहेगा। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होगा जो नीचे होता है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर की जगह आ जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है, ठीक है? तो जो TN था वो मल्टीप्लाई लगते ही TN ऊपर चला गया और मल्टीप्लाई लगते जो TC ऊपर था वो TC नीचे आ गया। तो फॉर्मूला आपको दोनों वे में याद रखना है, ठीक है? कैसे भी पूछ सकता है आपसे। फ्लोरेंस, लोकेशन कोशिएंट और ये फॉर्मूला, बस इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं क्या है, फिर पढ़ने समझने के पर्पज से ठीक है, वैसे याद रहे तो ठीक, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है आपको चिशोलम। चिशोलम का फॉर्मूला भी देखिए सेम ही है, EC अपॉन EN डिवाइड बाई टी माइनस TC अपॉन TN। बस अंतर कितना है चिशोलम में? चिशोलम में डिवाइड की जगह माइनस का साइन रखा और कुछ भी नहीं है। फिर आता है भाटिया। भाटिया ने लोकेशन मेथड का यूज किया, लोकेशन कोशिएंट का। सेम लोकेशन कोशिएंट किसने यूज की थी? पहले फ्लोरेंस ने, ठीक है? फ्लोरेंस के बाद किसने यूज किया? भाटिया ने, ठीक है? तो भाटिया का जो फॉर्मूला है ये देखिए आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, ये पूछा हुआ है एग्जाम में एक बार इन्होंने। क्या फॉर्मूला है? कंसंट्रेशन ऑफ ए क्रॉप, कोई ए क्रॉप है हमें नहीं पता, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए क्रॉप इन अ रीजनल यूनिट डिवाइड बाय मींस ये जो लाइन खींची हुई है नीचे, बाय एरिया ऑफ ऑल क्रॉप इन अ रीजनल यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
ए क्रॉप इन द कंट्री डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑल क्रॉप इन द कंट्री। अब आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, इसको इजीली कैसे याद करते हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको। यही है फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। इसको इजीली कैसे याद करना है, आप इतना याद रखिए, कोई भी क्रॉप है ना, एरिया ऑफ ए क्रॉप को भूल जाइए, कोई भी क्रॉप है उसका रीजनल यूनिट में क्या रेशियो होगा, डिवाइड बाय, ठीक है, सभी क्रॉप का कितना होगा। केवल उस क्रॉप का रीजन में कितना है और सभी क्रॉप का रीजन में कितना है। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे कि उस क्रॉप का देश में कितना है बटे सभी क्रॉप का देश में कितना है, सभी क्रॉप का देश में कितना है, बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। एक एरिया ऑफ ए क्रॉप नहीं याद रहता तो भूल जाइए, लेकिन इतना याद रखिए कि उस क्रॉप का उस रीजन में, जैसे मेरठ की बात कर रहे हैं, चलो मेरठ में उस क्रॉप का कितना है बटे मेरठ में सभी क्रॉप का कितना है, ठीक है। सेम उसी क्रॉप का देश में कितना है, ठीक है, वो मतलब और सभी ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे देश में सभी क्रॉप्स का कितना है, टोटल क्रॉप्स का कितना है, बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रीजन अपॉन किसी भी पर्टिकुलर रीजन में क्या क्रॉप का बटे सभी क्रॉप का रीजन में, देश में सभी क्रॉप का देश में, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और बाकी कोई ट्रिक आपको बनती है तो आप बनाइए, लेकिन इसको फॉर्मूला को देखना, बार बार पढ़े देखना, आपको आसान लगेगा, ये फिर हो जाएगा याद, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो आपको ये इजीली हो जाना चाहिए याद। आप इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं ना अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बस ना देखिएगा रीजनल यूनिट में कितना है, टोटल क्रॉप का रीजनल यूनिट में कितना है, देश में कितना है, टोटल क्रॉप का देश में कितना है, काम खत्म, ठीक है। फिर आता है जसबीर सिंह, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रॉप कंसंट्रेशन के लिए इन्होंने केवल गेहूं, चावल, बाजरा और ज्वार, चना, मक्का आदि को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया। अब इन्होंने कौन कौन सी फसलें ली हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जसबीर सिंह का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। क्या फॉर्मूला है इनका, सी इक्वल्स टू पी ए ई अपॉन पी ए आर, या सी आई इक्वल्स टू पी ए ई अपॉन पी ए आर गुना 100। पी ए ई अपॉन पी ए आर भी याद रख लेंगे ना आप, तो भी आपका सवाल सही हो जाएगा जहां तक उम्मीद है, ठीक है। बस आपको याद रखना है जसबीर सिंह का है पी ए ई अपॉन पी ए आर गुना 100। एक तरीके से ना इसकी इमेज भी बन गई ना माइंड में फॉर्मूले की, तो भी कहीं ना कहीं कर जाओगे आप, ठीक है। जसबीर सिंह ने इस विधि का उपयोग करते हुए भारत में चावल की सांद्रता का निर्धारण किया था। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार बना के लिखा हुआ है मैंने इस पे। जसबीर सिंह ने ये वाली मेथड स्पेशली किसके लिए यूज की थी, चावल के लिए, ठीक है। वैसे तो गेहूं और के लिए भी की थी, लेकिन अगर जो पूछें कि जसबीर सिंह ने भारत में चावल की सांद्रता के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया था, या ये फॉर्मूला जसबीर सिंह द्वारा किस फसल की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया गया था, तो उसमें चावल को आपको टिक करना है, ठीक है। अब आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने क्या फॉर्मूला दिया है, ए आई जी अपॉन ए आई ओ एन आई अपॉन एन ओ गुना 100, ठीक है। ए आई जे अपॉन ए आई ओ बटे एन आई अपॉन एन ओ गुना 100। इसको कैसे रटना है, कैसा शॉर्ट निकाल सकते हो आप, जैसे दोनों में आई आई कॉमन आ रहा है तो आई आई हटाओ, ए कॉमन आ रहा है, जे ओ है और आई ओ है, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। वो आपको कैसे सुटेबल लगता है वो आप खुद देखें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपना आप आराम से कर सकें, ठीक है। इसमें ज़्यादा टफ है नहीं, ज़्यादातर फॉर्मूला वगैरह ही हैं, तो आप इसे कर लीजिएगा आराम से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, यानी शस्य वैविध्य। क्रॉप डाइवर्सिफाई कितनी कितनी हैं, ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं लाइन बाय लाइन, इसमें पेन की निब के थ्रू आप फोकस बनाए रखना अपना, ठीक है। एक समय विशेष में एक क्षेत्र में किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या शस्य वैविध्य कहलाता है। अभी कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा आपके लिए, देखिए एक समय में कोई भी समय हो सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, सर्दियों का, गर्मियों का, किसी भी क्षेत्र में कोई भी एरिया की बात हो रही है, ठीक है, उसमें जो भी फसलें बोई जाती हैं उनकी जितने भी नंबर है फसलों का, ठीक है, उसे शस्य वैविध्य कहते हैं। सपोज कीजिए आपको मैं कहता हूँ कि जनवरी का टाइम चल रहा है, आपके ठीक पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है। जनवरी के टाइम में से लेकर के दिसंबर का टाइम, 1 साल का टाइम हो गया। 1 साल के टाइम में 1 बीघा में आपने कितनी बार फसलें बोई, ठीक है, उसकी टोटल संख्या, उसको हम शस्य वैविध्य कहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से किसी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के सापेक्ष महत्व से होता है, ठीक है। सापेक्ष मीनिंग रिलेटिवली क्या इंपॉर्टेंस है उस फसल की, तभी तो पता चलेगा हमें। जैसे यूपी में गन्ना और गेहूं, इसकी रिलेटिवली इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी फसलों के, बाकी भी उगाई जाती है लेकिन रिलेटिवली इंपॉर्टेंट क्या है, गेहूं और गन्ना।
10% कृषिगत क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की जितनी अधिक संख्या होगी, प्रदेश में शस्य वैविध्य उतना ही अधिक होगा। इससे फसलों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा का पता चलता है। यह प्रतिस्पर्धा जितनी ही अधिक होती है, शस्य वैविध्य उतना ही तीव्र होता है। ये 10% वाली बात नहीं समझ में आई, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। देखिए, तो देखिए इस वाली बात को समझते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कि 10% कृषिगत क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की जितनी अधिक संख्या होगी, प्रदेश में शस्य विविधता उतनी ही अधिक होगी। किसकी संख्या अधिक होगी? फसलों की अगर संख्या अधिक है 10% कृषि क्षेत्र पे, तो शस्य विविधता क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उतना ही अधिक होगा। कैसे? ये देखिए आपके सामने दो बॉक्सेस हैं, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको मत पढ़िए, ठीक है। ये आपके सामने दो बॉक्सेस हैं, एक पे 10% लिखा है, एक पे 50% लिखा है। 10% मीन्स इसका टोटल एरिया 10% है, ठीक है। ये 10 बीघा मान के चलिए, इसका टोटल एरिया 50 बीघा है, ठीक है। अब ये जो 10 बीघा वाला खेत है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है। कितने बने हुए हैं? जितनी ज़्यादा ब्लॉक्स बने हुए हैं उतनी फसलें उगाई जा रही हैं इसमें। इट मीन्स इसका डाइवर्सिफिकेशन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा। यानी अच्छी बात है, क्रॉप डाइवर्सिफाई है कई सारी एक ही लैंड पार्ट पे। अब ये 50 बीघे खेत में कितने एरिया तो बड़ा है, लेकिन क्रॉप देखिए लिमिटेड ही हैं। इस डिब्बे के मुकाबले कम है ना इसमें। तो भले ही आपकी क्रॉप ज़्यादा इसमें फसल ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन क्रॉप का परसेंटेज भी तो कम है। कहने का मतलब है जहाँ एक 10 बीघे वाला खेत 20 तरह की फसलें उगा रहा है, अलग अलग डाइवर्सिफाई दिखा रहा है अपने लैंड पार्ट को, लेकिन आपका 50 बीघे होने के बावजूद भी आप डाइवर्सिफाई नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पर प्रोडक्शन से बात नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन कितना है, कितनी ज़्यादा क्रॉप आप लगा रहे हैं। तो 50 वाले में देखिए बॉक्सेस कम है, 10 वाले में बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स 10 वाले की जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो 10 में है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसमें, ठीक है, राइट वाले में। तो पता चला डाइवर्सिफिकेशन 10 में ज़्यादा होगी, 50 में कम होगी, ठीक है। अब वापस आइए इस चीज़ पर जिस पे हम थे, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के परिमाण डिग्री को मापने में शस्य की संख्या महत्वपूर्ण है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मापने के लिए शस्य की संख्या मतलब है, उसके उत्पादन से मतलब नहीं है। क्रॉप कितनी उगाई जा रही है उससे मतलब होता है। यदि किसी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की कुल संख्या 10 है एवं प्रत्येक के अंतर्गत कृषि का क्षेत्र 10 भाग आता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन परिमाण सबसे अधिक होगा। अगर एक ही फसल का क्षेत्र विस्तार 100% है तो कृषि वैविध्य 0 होगा। कैसे? इस लाइन को एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रही लाइन। देखिए जो लाइन अभी हमने पढ़ी है उसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, दूसरा, दोनों के पास 10-10 बीघा खेत है, ठीक है। अब इस पहले वाले के पास 10 बीघा खेत है, इसने इसमें 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 3 नीचे और फिर 3 नीचे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फसलें उगाई इसने, ठीक है, इतने ही 10 बीघे में। तो इसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा होगा। अब इस 10 बीघे वाले ने पूरे ही 10 बीघे पे 10 बीघे पर क्या लगा दिया? सिर्फ एक ही फसल लगाई, ठीक है, तो उसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन 0 होगा। ये होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये लाइन? अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर और भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए स्टार बनाकर क्या लिखा है, कम सांकेतिक मान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उच्च शस्य वैविध्य। अधिक सांकेतिक मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 शस्य वैविध्य। इस फॉर्मूले का मतलब समझे आप? कम सांकेतिक मान यानी अगर जो देखा जाए तो लैंड पार्ट कम है तो, लेकिन फसलें ज्यादा है तो हाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। अधिक सांकेतिक मान आ रहा है अगर, जो कहने का मतलब है अगर जो फसलों की संख्या अधिक नहीं है, ठीक है, एक ही फसल है, तो उसका शस्य वैविध्य क्या होगा? 0 होगा। सांकेतिक मान को इस चीज से मतलब कंफ्यूज होना, सांकेतिक मान का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ फसल कितनी उस हिसाब से वो है, मतलब यानी, ठीक है, एक लैंड पार्ट पे ज्यादा है कम है उसको कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख के समझ गए होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आइए भाटिया पर। भाटिया जो है उन्होंने इंडिया में फॉर्मूला दिया था फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का, फसलों के अंतर्गत बोए, भाटिया ने इंडिया के लिए दिया था, क्या है, फसलों के अंतर्गत, हाँ, भाटिया, हाँ सबसे पहले भाटिया का नाम आता है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था कि फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत बटे फसलों की संख्या, टोटल एरिया जो कि क्रॉप्स ने लिया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। इंग्लिश में देखिए साइड में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सोन एरिया अंडर एक्स क्रॉप। एक्स क्रॉप कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है,
लेकिन क्या है, परसेंटेज ऑफ सोन एरिया अंडर एक्स क्रॉप अपॉन नंबर ऑफ एक्स क्रॉप, ये भी नहीं पता हमें एक्स क्रॉप कौन सी है। तो आप ये एक्स एक्स अगर जो याद नहीं रख सकते तो कितना याद रखेंगे खाली, कि परसेंटेज ऑफ सोन एरिया अंडर एनी क्रॉप डिवाइड बाय नंबर ऑफ एनी क्रॉप्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सोन एरिया अंडर एनी क्रॉप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एनी क्रॉप्स, ठीक है। सेम है जसबीर सिंह का आता है, जसबीर सिंह का हरियाणा के लिए यूज होता है, ठीक है। उन्होंने हरियाणा में यूज किया था क्या, फसलों के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत बटे फसलों की संख्या। नहीं याद हो रहा तो इंग्लिश में आ जाइए, परसेंटेज ऑफ हार्वेस्टेड एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टेड मीन्स क्या होता है, हैं? जो कृषिगत क्षेत्र होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हार्वेस्टेड एरिया अपॉन हार्वेस्टेड एरिया अंडर द क्रॉप अपॉन नंबर ऑफ क्रॉप। ये तो आपको रटने पड़ेंगे ही, ठीक है, इससे ऐसे काम नहीं चलेगा, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये जो इंग्लिश में दिए हुए मैंने कि जसबीर सिंह का फॉर्मूला क्या था, भाटिया का फॉर्मूला क्या है, लेकिन सच बता रहा हूँ मुश्किल से आधा पौना घंटे में आप जब ध्यान से पढ़ेंगे और रटने की कोशिश करेंगे तो उसको कर पाएंगे। देन आफ्टर आता है गिब्स मार्टिन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। गिब्स मार्टिन इंडेक्स जो है, ये गिब्स मार्टिन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है एक्स का मतलब, ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला मत भूलिएगा इसका, गिब्स मार्टिन इंडेक्स का, ठीक है। और बाकी ऊपर आपको मैंने सारा बता ही दिया है इंग्लिश में, हिंदी में याद होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से सारा चीज़ आप अपना ये रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये था आपका पार्ट 2। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी।